8 ब्रांचेस है, इनको 1 बाय 1 आज जितना हो सकता है हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। सही हो गया? ओके, पहली जो ब्रांच हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखें बेटा, केमिस्ट्री बहुत वास्ट नॉलेज है। इसके ऊपर उबूर हासिल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए इसको ब्रांचेस में कैटेगराइज किया, तकसीम किया, ताकि हम इसको स्टडी करने में आसानी और दुश्वारी ना हो। इज इट क्लियर? ब्रांचेस में हम डिवाइड करेंगे तो हमें स्टडी करने में क्या होगी, आसानी होगी, इसलिए हम इसको ब्रांचेस में कैटेगराइज करते हैं। तो पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखें, नाम से जाहिर है फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो आपको पता है, फिजिकल निकला है फिजिकल ऊपर से, फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस, या सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझने के लिए या मैटर को समझने के लिए लॉज और थ्योरीज की मदद लेके हम मैटर को हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो कौन सी ब्रांच होगी? फिजिकल केमिस्ट्री होगी। तो देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट laws and theories in order to understand the Structure and structure of matter. समझ गए? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लॉज और थ्योरीज की मदद से मैटर की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब लॉज और सर गैस भी फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा क्या? बिल्कुल, गैस, सॉलिड, लिक्विड। अभी मैं वो एग्जांपल देने जा रहा हूँ। अब देखें, देखिए इधर, चॉलेसिस लॉ, चॉलेसिस लॉ, पॉज करो बेटा। चॉलेसिस लॉ भी पढ़ते हैं इसको। देखें, ये कहता है अगर कोई गैस है उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ रिलेट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम कम होता है। इस वक्त हम किस मैटर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? गैस को। गैस क्या है? मैटर की एक स्टेट है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम देखें, इस वक्त वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम और बढ़ाऊंगा तो इतना होगा। इसकी मिसाल आप इस तरह लें, बैलून में आप हवा भर दें, हवा भरने के बाद उसको गर्म पानी में डाल दें। गर्म पानी में डालेंगे तो जो बैलून होगा उसका साइज बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अंदर जो गैस है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। इज इट क्लियर? अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा? अब उसी बैलून को आप फ्रिज में डाल दें, किसमें? फ्रिज में डाल दो, वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, करीब आने का उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है। ये बोयल्स लॉ हो गया। इसी तरह चार्ल्स लॉ हो गया। इसी तरह बोयल्स लॉ में देख लें, बोयल्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम। इस वक्त हम किसको स्टडी कर रहे हैं, गैस को। देखें, ये गैस है, इस वक्त जगह इतनी गिर रही है, एयर है ना, गैस है, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, जगह क्या हो गई, कम हो गई, वॉल्यूम क्या हो गया, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्पेस क्या हो गई, कम हो गई। प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, फोर्स, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं फोर्स कम कर रहा हूँ तो जगह का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस वक्त हमने क्या पढ़ा, लॉ पढ़ा। ये लॉ है, कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। इसी तरह एक और लॉ है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है बच्चे एवोगैड्रोस लॉ। क्या है, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है, देखिए बच्चे, वो ये कहता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ये लॉ है। कैसे है, गैस के लिए लॉ है, लॉ बन गया। कौन सी गैस है, ये आइडियल गैसेस के लिए, गैस आइडियल गैसेस के लिए मोल्स बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे, आप बैलून में जितनी हवा भरेंगे, जितनी ज़्यादा हवा भरेंगे उतना उसका साइज क्या होगा, कम भरेंगे तो छोटा सा होगा। इज इट क्लियर? तो ये है मोल्स का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ये एक लॉ है, क्या है, लॉ है। इज इट क्लियर? अब आपने ये भी पढ़ा होगा, देखें, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी नाम सुना है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारे लॉज और
थ्योरीज पढ़ना है। इसी तरह डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। इसी तरह बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे लॉस हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? ताकि मैटर को अच्छी तरह क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉज और थ्योरीज की मदद लेके जो स्टडी होती है वो किस ब्रांच में होती है? फिजिकल क्लियर? क्लियर हो गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है बच्चे, फिजिकल क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो ब्रांच है, सेकंड ब्रांच है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक देखें, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यस सर, लॉ और थ्योरी में क्या डिफरेंस है? हाँ, लॉ और थ्योरी में क्या डिफरेंस है? थ्योरी के बाद लॉ बनता है। थ्योरी मिसाल के तौर पे एक पोस्टुलेट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में जस्ट क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। लॉ क्या होगा? अगर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए, थ्योरी क्या हो जाए, एक्सपेरिमेंटली क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए, तो वो लॉ बन जाता है। अब समझ गए? क्लियर हो गया? ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें। ऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कोई ये सवाल भी कर सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? देखें, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड उनके डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स are called hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. आप देखें डेफिनेशन देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन, the branch of chemistry in which we study about hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry, या the branch of chemistry in which we study about organic compounds। खाली organic compounds लिखोगे तो organic compounds को तो एक्सप्लेन नहीं किया ना आप लोगों ने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ नीचे लिखना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं। मिसाल देखें, हमारे पास एक है हाइड्रोकार्बन, किसको कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का मुश्तमिल हो। सब सामने देखें, ये इस कंपाउंड को देखें, CH4 है ना, इसमें क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन होगी। अब देखें इससे बनने वाला CH3 और ये इसका डेरिवेटिव, इससे ड्राइव कैसे पता चला? यहाँ से एक H निकला, उसकी जगह में क्या अटैच हो गया? OH अटैच हो गया। अब नाम से जाहिर है कि इसका नाम है मीथेन। मीथेन ये हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन वाला अल्केन फैमिली है, और ये मीथेन से क्या बन गया? इसका नाम है मेथनॉल। क्या बन गया? नाम से जाहिर है ना ये किससे बना है? मेथनॉल, इससे बना है। अच्छा, इसी से ये भी बनता है HCHO। इसका नाम है मेथनॉल। क्या है? मेथनॉल। डिटेल है, परेशान नहीं हो, एग्जांपल से समझाने के आपको बता रहा हूँ। ये हाइड्रोकार्बन, ये इसके क्या है? डेरिवेटिव्स है। नाम से जाहिर है ना, मीथेन से मेथनॉल। और फिर देखें एक एसिड मैं आपको समझा देता हूँ। मेथनॉल आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ये समझा देता हूँ। HCOOH ये है मेथनोइक एसिड, चुंटी में पाया जाने वाला एसिड। चुंटी कभी खाई है गलती से? खट्टी होती है। चुंटी खाई है, मैंने खाई है, ठीक है, तो वो उसका टेस्ट खट्टा होता है। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ये मैंने जो मेथनॉल लिखा। अरे बच्चे, इसमें क्या वो बात है? चुंटी क्या नहीं खा सकते? हाँ, शहतूत के साथ आप, या उसके साथ ग्रेप्स के साथ, या किसी भी फ्रूट के साथ वो आ सकती है, वो अंदर चले जा सकती है, खराब नहीं है, गलती से खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वो एसिड, ये है मेथनोइक एसिड। क्या है? मेथनोइक एसिड। इट्स क्लियर? इसका नाम सुने, इसके बारे में डिटेल है, आप सुन सकते हैं। सुन लो, सेपरेट नाम सुना? सेपरेट किसी को सेपरेट भी कहते हैं। हाँ, मेथनॉल ये शराब की एक किस्म है। शराब की फैमिली का पहला मेंबर है मेथनॉल। जो शराब है असल वो है एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला ये है, देखिए CH3CH2OH। अब मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूँ, हम
कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? या तो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं या उनके डेरिवेटिव्स। समझ गए? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, इज इट क्लियर? And what are organic compounds? तो आप क्या होगा? What are organic compounds? The hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. Is it clear? Any problem? सर इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है? क्या? ऑक्सीजन भी हो सकता आ है? गया ना डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोकार्बन देखा है? हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या आ गया? हाइड्रोकार्बन में कार्बन, हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी आ सकता है। ये लो नाइट्रोजन, ये देखो जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा अब देखें इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वो तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं वो, और क्या पढ़ते हैं? उनके कंपाउंड्स, तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड, सिवाय किसके? कार्बन के, हाइड्रोकार्बन और उनके, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या पढ़ते हैं? देखें इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? all the elements and their compounds। किस कंपाउंड के अलावा? except organic compounds, except organic अब डेफिनेशन सुने। The branch of chemistry in which we study about all the elements and their compounds except organic compounds is called। अब तमाम एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स जो है प्रॉपर्टीज, एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ये इतना, बॉइलिंग पॉइंट ये उसका, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, समझ गए? एलिमेंट ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइड है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड है। अब कंपाउंड देखिएगा इधर नॉन मेटल्स और क्या पढ़ेंगे? मेटालॉइड्स। समझ गए? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। ये एलिमेंट्स आ गए ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है? एलिमेंट्स हैं। मेटल और नॉन मेटल किसके टाइप्स हैं? ये तीनों किसके टाइप्स हैं बेटा? नहीं ये टाइप्स किसके हैं? ये किसके टाइप्स हैं? एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स के टाइप्स, ये एलिमेंट्स के टाइप्स। इजी? ये सारे एलिमेंट्स के टाइप। शाबाश। अब और क्या पढ़ना है? और किसका जिक्र किया मैंने? इसमें हमने जो पढ़ा all the elements and their compounds except organic compounds। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स नहीं है। मसलन ये देखें इनऑर्गेनिक में ऑयल ऑर्गेनिक, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, NH3, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक। इज इट क्लियर? और भी है। मसलन ये देखें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, H2SO4 है। और भी केमिकल से बताते हैं। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये कार्बनिक कंपाउंड से बड़ा ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों नहीं है? कार्बनिक कंपाउंड से बड़ा ऑर्गेनिक है क्योंकि इनमें कोई फैमिली नहीं होती, उनकी कोई प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से मैच नहीं करती, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इनकी कोई फैमिली नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज होती है, इनकी कोई फैमिलीज बस ये है। तो ये एक दो खत्म, बस कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड। ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट आज के लिए लास्ट ब्रांच हम जो पढ़ गया है बेटा, समझ में क्लियर है? आसान है ना? आपको पहचानना है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, 4 आज पढ़ेंगे। 4 बायोकेमिस्ट्री। देखें बायोकेमिस्ट्री जो है सिंपल अल्फाज में बता दो, ह्यूमन बीइंग। लिविंग केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री व्हिच इज इन्वॉल्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री।
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ गए? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कल पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के आप सबको पता है ना, टेम्परेरी चेंजेस को फिजिकल चेंजेस कहते हैं और परमानेंट चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इज इट क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री। बताए सिंपल अल्फाज में, लिखो, सिंपल अल्फाज में लिखो इसको, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग organisms, physical and chemical changes that occurs in living organisms। Is it clear? किसी को प्रॉब्लम? आप आ जाए, एक्सप्लेनेशन में करना, फिर चाहे क्लास है। और आप सुन लें, मिसाल के तौर पे केमिकल चेंजेस बता रहा हूँ। जब हमारे स्टोमक में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो हम बाहर से एक केमिकल पीते हैं, जो है एक केमिकल पीते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूकेन। क्या कहते हैं? म्यूकेन। एक सिरप है, म्यूकेन सिरप। एक म्यूकेन हो गया। या हम मेनासिड पीते हैं, या हम एंटासिड पीते हैं। एसिड को किल करने वाला कोई सब्सटेंस हम बाहर से पीते हैं, तो अंदर जाके क्या करेगा? उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कौन सी केमिस्ट्री? केमिकल चेंज हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, प्लांट्स हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। किसकी मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में होता है फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कम होगा। मिसाल के तौर पे एक पौधा है, एक उसको आप डार्क रूम में रखें, एक पौधे को बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रखें, तो कौन सा पौधा जल्दी खिलेगा? तो वहाँ केमिकल चेंजेस हो गए, फिजिकल चेंजेस भी होंगे। वो पौधा देखिए मुरझा जाएगा, जो इसको आपने कहाँ रखा, डार्क रूम में रखा, वो मुरझा जाएगा, वो पीला सा हो जाएगा। और जो बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है वो किस तरह होगा? ब्राइट होगा, ग्रीन होगा और खिला हुआ होगा। इज इट क्लियर? ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री। दैट्स ऑल फॉर